जय हिंद और नमस्कार सभी साथियों को। मैं डिवडी सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी बच्चे मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे छोटे क्लास के बच्चे जो कक्षा 10 में पढ़ रहे थे उनके लिए त्रिभुज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, लेकिन बीच में मैं क्लास 12th का न्यूमेरिकल पढ़ाने लगा था, जिसकी वजह से क्लास 10th वाले बच्चों का वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो फिलहाल आज मैं उनके लिए लेकर आया हूँ, है ना। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सही बचा था मेरे ख्याल से त्रिभुज, और जिस चैप्टर की हम लोग बात कर रहे थे उस चैप्टर का नाम था हमारे पास त्रिभुज, और ये जो है आपका चैप्टर नंबर 6 है, कक्षा 10 का गणित वाला। इसमें हम लोग जो है आज शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 6.3, क्योंकि अब तक हमने जो है इस त्रिभुज में सारी प्रश्नावली धीरे धीरे करके कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग जो है 6.3 खत्म करेंगे या उसकी शुरुआत करेंगे। ओके, उसके बाद धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा वो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। लेकिन इसके पिछले वाले क्लास को जितने भी साथी देख लिए होंगे या जो उन्होंने नहीं देखा होगा वो जरूर देख लेंगे, ठीक ना, ताकि जो है उनको प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ में आता रहे और प्रॉपर कॉन्सेप्ट के आधार पर भी वो सवालों को अच्छे से लगा सके, ठीक ना। तो एक बार मैं थोड़ा हिंट देता हूं आप लोगों को कि जो है प्रश्नावली 6.3 के सवालों को हल करने के लिए आपने जो है कौन कौन सा प्रमेय पढ़ लिया था। उस प्रमेय को एक बार मैं यहाँ पर जिक्र करके लिख भी दे रहा हूं, ताकि आप सवालों को लगाने के लिए प्रमेय का इस्तेमाल कर सके। तो सबसे पहले तो आपने ये प्रमेय पढ़ा था। पहला जो प्रमेय था आपके पास वो मेरे भाई था कोण 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 समरूपता। ये आपका पहला था कोण कोण समरूपता। कोण कोण समरूपता ये था हमारे पास। ये इसको हम लोग कोण कोण समरूपता का नियम भी कहते हैं, ठीक ना। ये आपका पहला नियम था या पहला प्रमेय था। दूसरा आपने पढ़ा था मेरे भाई कोण, या ऐसे के लिए जाए भुजा 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 समरूपता। ये आपका दूसरा था मेरे भाई, भुजा 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 समरूपता, है ना। ये भुजा भुजा समरूपता आपने ये दूसरा प्रमेय पढ़ लिया था। उसके बाद मेरे भाई आपने तीसरा क्या पढ़ा था, मैं तीसरा पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। तीसरा पॉइंट आपने कहा था क्या कि भुजा कोण, है ना, भुजा कोण भुजा समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता, ये आपके पास तीसरा पॉइंट था। भुजा कोण भुजा समरूपता ये आपके पास तीसरा पॉइंट था। तो आपने ये तीन प्रमेय पढ़ लिए थे। इन्हीं तीनों प्रमेय के आधार पे प्रश्नावली 6.3 को हल करेंगे हम लोग, तो बड़े आराम के साथ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं 10 वाले, और बड़ा थोड़ा सा उनके दिमाग में टेंशन बना रहता है कि 10 का बोर्ड एग्जाम है, पहली बार बोर्ड एग्जाम देना रहता है, इसलिए थोड़ा सा उनके माइंड में ये डर बैठा रहता है कि क्या हम सवालों को लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। तो मेरे भाई लगा पाओगे, क्योंकि आपका जो है केवल मानसिक विकास चेक किया जाता है कि आपने चीजों को कितना सीखा है। अगर बढ़िया से आपने पढ़ा होगा या चीजों को बार बार प्रैक्टिस आपने किया होगा तो आप सवाल को बखूबी लगा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, ठीक ना। तो बढ़िया से आपको पढ़ने की केवल आवश्यकता है और किसी चीज पे ध्यान मत दीजिए, बस केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से सवाल आप लोगों के लिए बहुत आसान बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये जो आपने तीन प्रमेय पढ़ा था, इन तीन प्रमेय को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आपका तीनों कोण है तो इसको हम लोग कहेंगे बेटा यहाँ पर एंगल एंगल एंगल, मतलब ये कि अगर तीन कोण बराबर होते हैं त्रिभुज आपका समरूप हो जाता है, ये कहने का मतलब है। दूसरा में आप कहेंगे क्या कि एस 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 मतलब क्या होता है कि अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तभी त्रिभुज समरूप हो जाता है। उसके बाद तीसरे में आप कहेंगे क्या कि दो भुजा है और एक उनके बीच का कोण होता है, तो हम ये कहेंगे क्या कि एस ए एस, मतलब दो भुजा हो और एक उनके बीच का कोण बराबर हो तो हम ये कहेंगे त्रिभुज समरूप हो जाता है। एक बात और ध्यान देना है कि अगर तीन कोण बराबर नहीं हो पाते हैं तो कम से कम आपके पास केवल दो कोण बराबर जाए तभी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ये सारी बातें हमने एग्जाम्पल में बहुत सारी कर ली थी, इसके प्रमेय मैंने पढ़ा दिए थे, और इस प्रमेय का जितना भी स्टेटमेंट या प्रूफ था सिद्ध करने वाला उत्पत्ति, वो सारी बातें मैंने हर क्लास में या पिछले क्लास में करा दी है। आज हमें केवल इसका इस्तेमाल करके सवालों को लगाना है, ठीक ना। तो हम लोग सवाल को पढ़ेंगे और जो है इनमें से किस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा या कौन सी समरूपता के कसौटी का प्रयोग किया जाएगा सवालों लगाने में, वो देखेंगे हम लोग, ठीक ना। आइए देखिए ध्यान से। पहले सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत कर रहा हूँ 1 से, और एक यहाँ पर इतना बड़ा लिखा हुआ है। हालांकि इस क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 पॉइंट हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 केवल 4 पॉइंट मैंने लिए हैं, और पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 अभी नहीं लिखा हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी थी।
तो इन चारों पॉइंटों को हल करने के बाद बाकी जो बचे रहेंगे पांचवा और छठवां पॉइंट, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे मेरे भाई, ठीक ना। तो एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, देखते हैं ये कहता क्या और कैसे लगाया जाएगा, ये भी ध्यान देना हमको है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से, युग्मों मतलब दो लोग होंगे आपके पास, जैसे यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में पहला त्रिभुज ये दूसरा त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पर युग्म बोला है। युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। अब इन दोनों युग्मों में से बताना पड़ेगा कि ये युग्म समरूप है कि नहीं है ना। फिर बता कह रहा है क्या कि उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। समरूपता कसौटी मतलब आपके पास 3 समरूपता कसौटी है, इन तीनों में से किसी का प्रयोग करके हम लोग त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे, उसको यहाँ पर लिखने के लिए बोल रहा है कि लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। फिर कह रहा है क्या कि साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। सांकेतिक रूप का मतलब ये होता है कि जो आपका समरूप है, समरूप, इस समरूप का सिंबल मेरे भाई इस तरह होता है, लगभग एस के जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं समरूप या समरूपता का चिन्ह होता है। ये समरूपता का चिन्ह ये होता है, ध्यान देंगे जरा इस चीज को, समरूपता का ये क्या होता है, चिन्ह होता है। तो ये ध्यान देना, इसका हमें प्रयोग करना है, यही इसका सांकेतिक रूप है। अब आइए जरा देखिए ध्यान से, हम लोग पहले पॉइंट को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, बाकी जो है चीजों को प्रॉपर समझ में आएगा आपको। आइए देखिए ध्यान जरा, पहला पॉइंट आपके पास ये और ये दिया हुआ है, एक त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है और एक हमारे पास पी क्यू आर है। हमें ये दिखाना है कि क्या ये त्रिभुज समरूप है कि नहीं, ये दिखना है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की बात करते हैं, यहाँ पर है, लिखेंगे यहाँ पर क्या कि त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज लेंगे हम लोग यहाँ पर पी क्यू आर लेंगे, पी क्यू आर में, इसमें बात करनी हमको है। तो बात जब करेंगे तो इसमें देख क्या रहे हैं कि कोण ए जो है आपका 60 है, तो कोण पी का मान भी 60 है। तो हमारे पास तो पहले आएगा आपके पास क्या कि कोण ए बराबर होगा कोण क्या जी पी, और ये बराबर क्योंकि इसका मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री है ना। और फिर देख रहे हैं कोण बी का मान 80 अंश है, कोण क्यू का मान भी 80 अंश है, तो कोण बी कोण क्यू के बराबर जाएगा। तो हम ये कहेंगे क्या कि कोण बी बराबर में हो जाएगा कोण क्यू, और इसका मान बराबर क्यों है, क्योंकि ये एक 80 अंश की डिग्री है। साथ ही साथ एक कोण और दिख रहा है आपका, कोण सी बराबर में कोण आर है, तो कोण सी का मान आपके पास 40 डिग्री है और कोण आर का मान भी 40 डिग्री है, तो कोण सी और कोण आर बराबर होंगे आपस में। तो ये मैं कहूंगा आपके पास क्या कि कोण सी बराबर होगा कोण क्या जी आर, और ये आपका 40 डिग्री है। और एक बात जरा गौर करिए मेरे भाई, जब दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो या 3 कोण बराबर हो, 3 कोण जैसे यहाँ पर कोण कोण समरूपता की बात कर रहे हैं, 3 कोण बराबर हो तो हमें कहेंगे कि आपके जो है त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। जब ये नियम फॉलो हो जाएगा, 3 कोण बराबर मिल जाएंगे अगर, तो ये समरूप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 3 कोण बराबर है, इसका मतलब कोण 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 समरूपता नियम लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं यहाँ पर, लिखना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर कि अतः करके, अतः कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, और कोण कोण समरूपता से हमको क्या मिलेगा मेरे भाई, आपका जो त्रिभुज है आपका ए बी सी, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। इसका मतलब ये कि पहले वाला जो पहला पॉइंट है उसमें त्रिभुज समरूप है, ये हमको ऐसे दिखाना है। यहाँ पर ये सांकेतिक रूप हो गया और ये कसौटी हो गया, तो मैंने जो है कोण 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 समरूपता कसौटी का प्रयोग किया है और इसको मैंने सांकेतिक रूप में लिख दिया है। यही आपका प्रश्न कह रहा था और सभी सवालों को ऐसे ही लगाना है, ठीक ना। तो ये आपका पहला पॉइंट था। पहले पॉइंट के बाद अब लोग बढ़ेंगे बेटा सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट को हल करने के लिए मैं जो है इस वाले हिस्से को मिटा रहा हूं, क्योंकि अब हमें इसकी आवश्यकता है नहीं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको मिटाने के बाद मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं, सेकंड पॉइंट यहाँ पे स्पेस ला करके हल करता हूं। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत वगैरह ना हो, ठीक है ना। देखिए जरा मैं मिटा रहा हूँ इस चीज को। तो हमने भाई पहला पॉइंट खत्म कर लिया, अब हमारे सामने आ गया है पॉइंट नंबर 2 वाला। पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास दो त्रिभुज फिर दे दिए हैं, एक आपका ए बी और सी है और एक आपका पी क्यू और आर है। इन दोनों त्रिभुजों को देखना कि समरूप है कि नहीं है। अब देख रहे हैं क्या कि 2 दिया है, 2 का दुगुना 4 ले सकते हैं, 3 का दुगुना 6 ले सकते हैं और 2.5 का दुगुना 5 ले सकते हैं, है ना। तो पहले तो हम लोग इस और इस त्रिभुज की बात करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जैसा भी लिखा था मैंने।
पॉइंट नंबर सेकंड यहाँ लिख रहा हूं, पॉइंट नंबर सेकंड। और पॉइंट नंबर सेकंड लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इसी में बात करनी हमको है। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि जो ए बी है, ए बी के बटे ए बी का दोगुना हमारे पास जो है पी आर दिया हुआ है, सॉरी ए बी का दोगुना आपका क्यू आर दिया हुआ है, क्योंकि ए बी हमारे पास 2 है, 2 मीटर की लंबाई है या 2 सेंटीमीटर की लंबाई है, क्यू आर का 4 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे ए बी और ए बी बटे में निकालेंगे क्यू आर। आगे देखिए ध्यान जरा, ए बी का मान हमारे पास 2 है और क्यू आर का मान 4 है, तो यहाँ पर जाएगा 4, काटेंगे तो ये आएगा आपके पास 1/2 बचेगा, है ना। उसी प्रकार आप जो है AC का अनुपात निकालेंगे PR के साथ, तो निकाल लेते हैं यहाँ पर बेटा, AC बटे में जाएगा PR बराबर में जाएगा AC का मान 3 था, PR का मान 6 था, इसको भी हल करेंगे तो आएगा 1/2, ये मिल जाएगा। एक और बचा है BC का दोगुना 5 यहाँ पर दिया हुआ है ना, PR नहीं जी, ये PQ था यहाँ पर, PQ 6 दिया है, PQ, ठीक ना। अब उसके बाद BC दिया है, BC का दोगुना 5 यहाँ पर PR है, तो BC बटे में हो जाएगा PR और BC की लंबाई हमारे पास जाएगी 2.5 और इसका दोगुना 5, भाग करेंगे तो ये आएगा 1/2। देखो ध्यान से, हमने कहा कि जब जो है 3 भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पर है भुजा 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 समरूपता से, मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात की बात करता है ये। और जब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है बेटा, ये बराबर सबका आ रहा है क्योंकि सबका मान मैंने a/2 ला दिया, तो जब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लगा दो यहाँ पर कि अतः भुजा 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 समरूपता से, लगाएंगे यहाँ पर क्या, अतः करके लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, अतः भुजा, फिर उसके बाद लिखेंगे भुजा, 3 बार लिखना पड़ेगा हमको, भुजा भुजा भुजा, है ना, भुजा 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 समरूपता से, है ना, भुजा भुजा समरूपता से। ऐसा लगता है कितना भुज रहा है ये, समरूपता से क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो आपका त्रिभुज ABC था ऊपर वाला ABC, ये PQR के समरूप हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQ किसके जी, R के, और हमें यही सिद्ध करना था। इसका मतलब दूसरा पॉइंट में भी आपका समरूप है, ठीक ना, समरूप है, ये दिखा दिया मैंने। तो दूसरा पॉइंट भी खत्म हो गया मेरे भाई। अब हम लोग चलेंगे तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट देखा जाए, क्योंकि इसमें भी हमें जो है भुजाओं का अनुपात ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कोण वगैरह कुछ है नहीं इसमें। तो देखिए जाए, अब देखो ध्यान से, 2 का दोगुना 4 है, ठीक है, 3 का दोगुना 6 है, क्या ये 2.7 का दोगुना 5 है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 भुजाओं का अनुपात केवल बराबर तो हो जाएगा, 2 भुजाओं का अनुपात, एक इसका और एक इसका मिल जाएगा, लेकिन तीसरे भुजा का अनुपात बराबर हमको नहीं मिलने वाला है। तो जिससे लग रहा है कि त्रिभुज आपका LMP और DEF के समरूप नहीं है। तो लिखेंगे कैसे इसको, ये देखो ध्यान जरा, इसका मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा मिटा करके फिर हम तीसरे पॉइंट को हल कर रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट हम लोग इसको यहाँ पर नोट करते हैं, त्रिभुज आपका LMP दिया है और एक आपका DEF दिया है, ये लिया जाए हम लोग। तो लेंगे मेरे भाई, तो आपका लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF, ये लिया जाए, DE और F, इसी में बात करनी हमको है। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, जो आपका MP है, MP 2 है और इसका दोगुना DE 4 दिया हुआ है, तो आप ये ले सकते हैं यहाँ पर है कि MP बटे में आपका DE, और इसको निकालेंगे हल करके, तो MP का मान 2 दिया है, DE का मान 4 दिया है, तो आएगा 2 बटे में 4, हल करेंगे तो आएगा 1/2, ये मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद LP दिया है, LP का दोगुना DF दिया है 6, इसको भी लेते हैं यहाँ पर है LP बटे में जाएगा DF बराबर, देखिए ध्यान जरा इधर, इसका मान तो 3 हो जाएगा, इसका मान 6 दिया यहाँ पर है ना, हल करेंगे तो ये भी हमारे पास आएगा 1/2। और एक हमारे पास LM दिया है, LM के बटे में आपका 5 जो है लेना पड़ेगा, तो हम ये कहेंगे LM, है ना, LM बटे में जाएगा आपका EF लिया जाएगा, LM का मान दिया है 2.7 और बटे में आपका 5 है, ये आपका कटेगा नहीं, क्योंकि भैया ढाई होता तो काटता 2 गुना आ जाता।
तो वे कहेंगे यहाँ पर क्या कि भैया देख रहे हैं क्या कि इन दोनों भुजाओं का मान तो बराबर है लेकिन तीसरे का मान बराबर नहीं है। तो जब तीसरे का मान बराबर नहीं है तो त्रिभुज आपका समरूप होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई भी कसौटी लग नहीं पाएगी, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं है आपका। ठीक है ना। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज एल एम पी ये समरूप नहीं है, ऐसे काट देना। समरूप नहीं है त्रिभुज किसके बेटा, डी, तो डी ई एफ के, डी ई क्या एफ के, ये हमको मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक ना। तो आपका तीसरा पॉइंट समरूप नहीं है। चौथे पॉइंट को चेक करना है, तो चौथे पॉइंट को हम लोग जो है चेक कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। आपका दो भुजा दी है, दो भुजा यहां भी दी है, एक कोण दिया हुआ है, तो यहां पर दो भुजाओं का अनुपात लेना पड़ेगा और एक कोण लेना पड़ेगा। तो जब दो भुजाओं का अनुपात, यहां पर दो भुजाओं का अनुपात, भुजा कोण भुजा से दो भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा और एक कोण मिल जाएगा, तो हम लोग त्रिभुज समरूप दिखा सकते हैं और यहां पर वो लॉजिक लगने वाला है। तो हम क्या करें, इसको मिटा करके चौथे पॉइंट पे आते हैं। थोड़ा देखिए ध्यान से, ये भी इजी सवाल है, मिटाता हूं इसको। चौथे पॉइंट पे आ रहे हैं जरा, देखिए मेरे भाई, हमने जो है चौथे पॉइंट को सॉल्व करना है। चौथे पॉइंट में हम लोग लेते हैं, यहाँ पर है, देखते हैं पहले क्या क्या हमको मिलने वाला है। एक आपका एम एन एल दिया हुआ है, ये लेते हैं, यहाँ पर है त्रिभुज, त्रिभुज आपका एम एन एल, तथा एक और त्रिभुज हमारे पास है, वो दिया है पी क्यू आर दिया है, लिख लेते हैं, यहाँ पर है त्रिभुज पी क्यू आर में, इसी में बात करनी हमको है। तो इसमें तो हम लोग पहले लेंगे ढाई दिया है, ढाई का 2 गुना 5 है, ठीक है, यहाँ पर है, ये लिया जाए। हमारे पास एम एन बटे में पी क्यू ले सकते हैं, तो ये आएगा हमारे पास क्या, एम एन और बटे में जाएगा पी क्यू। भाई इसका मान दिया है 2.5 और बटे में आपका 5, भाग करेंगे तो आएगा 1/2, ये मिलेगा। और एक आपके हमारे पास दिया एम एल और यहाँ दिया है क्यू आर, तो लेते हैं, यहाँ पर है एम एल और हो जाएगा हमारे पास क्यू आर। एम एल का मान 5 है और इसका मान 10 दिया है, भाग करेंगे तो आएगा 1/2। और इसमें कोण एम कोण क्यू के बराबर, एक कोण बराबर दिया है, तो इसका मतलब ये कि कोण एम जो होगा आपका वो मेरे भाई कोण क्यू के बराबर है, और ये बराबर इसलिए क्योंकि 70 अंश का है दोनों। तो यहां पर हम देख क्या रहे हैं कि जब दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर हो तो आप त्रिभुज समरूप दिखा सकते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता से, है ना। तो बड़ा बढ़िया ये चीज है। लिखेंगे यहाँ पर क्या कि अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से, लिख लेना यहाँ पर क्या, अतः करके, अतः भुजा भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से, और भुजा कोण भुजा समरूपता से हमको क्या मिल जाएगा भाई, त्रिभुज आपका जो एम एन एल है, एम एन और जो एल है, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, पी क्यू और आर के, ये मिल जाएगा हमको, और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक ना। तो चौथा पॉइंट भी हो गया मेरे ख्याल से। 2 पॉइंट अभी इसमें और बचे हुए हैं, तो उन दोनों पॉइंटों को मैं लिखता हूं, चित्र बनाता हूं, बाकी सारी चीजें मैं मिटा दे रहा हूं। फिलहाल जो मेरे काम की नहीं अब है उसको मैं मिटा करके केवल 2 पॉइंट और बचा हुआ है, उन दोनों पॉइंटों को हम लोग जो है चित्र बनाते हैं और उसका हल देखते हैं क्या है वो। ठीक ना। मिटा रहा हूँ इस चीज को। तो भैया हमने जो है 4 पॉइंट खत्म कर लिया, अब हमारे पास 5वां और 6वां पॉइंट दे रखा है। 5वां पॉइंट और 6वें पॉइंट में क्या दिया रहा है पहले उसकी बात करेंगे, फिर इसको कैसे समरूपता दिखाएंगे इसकी बात करेंगे। 5वें पॉइंट में कह रहा है क्या कि यहाँ पर दो भुजाओं का मान दे रखा है, यहाँ भी दो भुजाओं का मान दे रखा है, एक कोण दिया है, यहाँ भी एक कोण दिया है। ठीक है ना। अब देखो कैसे लगाया जाएगा, ये ध्यान देना हमें पहले। तो कोण तो हमारे पास ठीक दिया हुआ है, लेकिन एक चीज ये है कि यहाँ पर जो है ढाई दिया है, ढाई का 2 गुना 5 है, और यहाँ पर 3 दिया है, 3 का 2 गुना 6 है। जिसे कोण की बात करते हैं तो कोण क्या होता है, भुजाओं के बीच का कोण लेना है, और यहाँ पर भुजाओं के बीच का कोण नहीं दिया है, अलग दिया है, ये कोण ए आपका अलग दे रखा है। अगर इन दोनों के बीच में कोण बी आ रहा है तो यहाँ पर कोण 180 अंश होता है खाली, तो मैं कहता कि दो भुजाओं का अनुपात और एक इनके बीच का कोण बराबर है, इसलिए भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाता। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं फिगर में क्या कि भैया आपका एक ढाई यहाँ दिया है, एक 3 यहाँ दिया है, इनके बीच में कोण नहीं दिया बल्कि अलग कर दिया यहाँ पर है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोण दिया है, यहाँ पर है, ठीक है। तो एक तो हमें पास ये चीज है कि भाई आपके भुजाओं का अनुपात तो चाहे बराबर ले सकते हैं, लेकिन भुजाओं के बीच में जो कोण यहाँ पर है वो चीज यहाँ पर नहीं है,
इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं होगा, क्योंकि भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी का प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे हम लोग यहाँ पर। और भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी क्या बोलता है कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और एक उनके बीच का कोण बराबर हो। यहाँ पर अनुपात तो ठीक है भाई, भुजा मिल जाएगी, लेकिन क्या इन भुजाओं के बीच में कोण मिलेगा यहाँ पर? नहीं, ये तो अलग कर दिया है। हाँ, अगर यही तीन यहां पर आ जाता तो मैं कहता कि भाई इनके बीच का कोण 80 अंश है, जैसे यहां पर इनके बीच का कोण 80 अंश है, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं दिया है, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं होगा। तो ये बस समझना था अपने आप को कि भैया आपका जो पांचवा पॉइंट है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ ये समरूप नहीं है, ठीक है ना। तो लिखना डायरेक्ट यहां पर क्या कि यहां पर लिखना क्या कि भुजाओं के बीच का कोण त्रिभुज एस ए बी सी में लिखना है ऐसे, त्रिभुज ए बी सी में दिए हुए भुजाओं, ऐसे लिखना यहां पर, दिए हुए भुजाओं के बीच का भुजाओं के बीच का कोण नहीं है, नहीं है, बस इतना लिखना है यहां पर, नहीं है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी ये समरूप नहीं है त्रिभुज पी क्यू आर के, बस यही हमें दिखाना था। तो ये तो हमने कर दिया भाई। वैसे ही आपका अब छठवें पे चले आते हैं, क्योंकि सेम चीज यहां पर हो सकती है। अब सेम कैसे आएगी जरा गौर करिएगा। आपका त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी का मान 70 अंश है और कोण ई का मान 80 अंश दिया है। इसमें आते हैं कोण पी क्यू आर में, कोण आपका जो है ये वाला कोण जो देख रहे हैं हम लोग, क्या इस कोण का मान 80 दिया है, इस कोण का मान 30 दिया है। अब यहाँ पर ये कंफर्म करना बड़ा मुश्किल है कि भैया यहाँ पर एक कोण बराबर है और एक कोण बराबर यहाँ पर नहीं है। तो हम एक काम ये करें कि पहले हम लोग कोण एफ को निकाल लें और यहाँ पर कोण पी को निकाल लें। कैसे निकालेंगे? आप देख रहे हैं क्या यहाँ पर कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। इन दोनों का मान पता है, इसका मान नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, जब इसका मान निकालेंगे तो 180 में से इन दोनों घटाएंगे, ये होगा 150 में घटाएंगे 180 में घटाएंगे 150, तो बचेगा आपका 30, यहां पर आएगा 30, ठीक ना। 30 आ गया, देखो ध्यान से जरा, 30 आ गया है। यहां पे बात करूं मैं, अगर जरा गौर करिएगा तो 30 और 70 आपका 110 होता है, सॉरी 80 और 30 110 होता है, 80 और 30 110 होता है। तो इसका मतलब ये कि ये वाला कोण हमारे पास आएगा 70 अंश, क्योंकि 180 में से 110 घटाएंगे 70 बचेगा। अब यहाँ पर प्रॉपर आपको दिख रहा है क्या कि कोण डी कोण पी के बराबर है, कोण ई कोण क्यू के बराबर है और कोण एफ कोण आर के बराबर है। तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो कोण कोण समरूपता से त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये बल सकता एकदम है, ठीक है ना। तो लिख लेना यहाँ पर क्या कि त्रिभुज डी ई एफ में बात करेंगे, तो डी ई एफ तथा एक और त्रिभुज में लेना है पी क्यू आर लिया जाए, त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें बात करनी हमको है। तो कोण भैया आपका डी, जो कोण डी है इसका मान कोण पी के बराबर हो जाएगा, कोण पी के, और बराबर क्यों है क्योंकि 70 डिग्री है। और कोण ई कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, तो कोण ई बराबर हो जाएगा कोण किसके, क्यों, क्योंकि आपका 80 डिग्री है। और कोण एफ कोण आर के बराबर होगा, कोण एफ मेरे भाई आपका कोण आर के बराबर होगा, क्योंकि आपका 30 डिग्री है। और जब तीनों कोण बराबर हो तो कोण कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाएगा। लगा दो यहां पर, लिख लेना यहां पर अतः कोण कोण समरूपता से, अतः कोण कोण समरूपता से, ठीक ना, कोण कोण समरूपता से क्या आएगा आपके पास, त्रिभुज हो जाएगा डी ई एफ, ये समरूप होगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। बस यही हमें सिद्ध करना था, तो लगा दिया मैंने यहां पर, ठीक ना। तो पहले पॉइंट में, सॉरी पहले वाले क्वेश्चन में 6 पॉइंट थे, हमने 6 पॉइंट बढ़िया से कंप्लीट कर लिए। अगर किसी बच्चे को मन में डाउट्स होगा सर कैसे कैसे हो रहा है, तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी चीजों को। लेकिन 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता क्या है। मैं इसको मिटा रहा हूं बढ़िया से, मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। तो मेरे भाई हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 बढ़िया से कंप्लीट करने के बाद अब आप पहुंचे क्वेश्चन नंबर 2। अब थोड़ा सा मजा आएगा सवालों लगाने में, क्योंकि इसके पहले था क्वेश्चन नंबर 1 में पता करना था कि कौन कौन समरूप होगा, कौन कौन समरूप नहीं होगा। अब हमें हो सकता है सवालों को समरूप सिद्ध करने के लिए कहे, हालांकि इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन अगले सवाल में आएगा हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है और लगाना कैसे है।
ये कह रहा है कि आकृति में, ठीक, हमारे पास ये आकृति है, कह रहा है त्रिभुज ओडीसी ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहा है मेरे भाई, समरूप है त्रिभुज ओ बी ए। इसका मतलब ये है कि ये त्रिभुज ऊपर वाला नीचे वाले त्रिभुज के समरूप है, ठीक है ना, इतनी बात हो गई। फिर कह रहा है क्या कि कोण बीओसी बराबर 125 अंश है, 125 डिग्री दिया है। फिर कह रहा है कोण सीडीओ 70 डिग्री दिया है। तो आपसे पूछ कह रहा है कोण डीओसी मतलब इस वाले कोण की बात कर रहा है, इस वाले कोण की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। और एक क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से ना, कह रहा है कोण डीसीओ अर्थात इसकी बात कर रहा है, इस वाले कोण की बात कर रहा है, ये कोण कितना होगा। और एक लास्ट में कह रहा है क्या कि कोण ओ ए बी इसकी बात कर रहा है मेरे भाई, इस वाले की बात कर रहा है। तो हमें को 3 कोण निकालना है, एक यहाँ पर, एक ओ पर और एक सी पर, 3 चीज निकालना है। तो हम लोग क्या करें, पहले इस पर निकालें, ये जो कोण ओ पर बन रहा है इस पर निकाल लेते हैं। कैसे, आपके पास देखने की ये जो डीबी है एक रेखा है, जैसे मैंने कहा एक रेखा है और इसको कोई काट रहा है यहाँ पर है, तो एक कोण इधर बनता है, एक कोण इधर बनता है, पूरा कोण तो आपका 180 अंश का होगा। यहाँ पर अगर इसको जोड़ेंगे तो आपका एक रेखा है, इसको जोड़ने पर बनेगा 180 कोण बनेगा। तो 180 कोण बनेगा, उसको हम बोलेंगे रेखा कोण। तो इस कोण को और इस कोण को जोड़ने पर आएगा 180 अंश, तो हमें आसानी से इस कोण का मान मिल जाएगा। पहले इसकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कि डीबी ऐसे, लेकिन यहाँ पर डीबी एक रेखा है, डीबी एक रेखा है, और डीबी जब एक रेखा है तो मेरे भाई आपका एक रेखा पर कोण कितने से बनता है, 180 से बनता है। इसका मतलब इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे, ये कोण क्या होगा डीओसी और ये कोण होगा आपका बीओसी। लिखते हैं यहाँ पर है, आपका कोण हो जाएगा डीओसी प्लस हाई होगा बीओसी, कोण हो जाएगा बीओसी बराबर 180 अंश, क्योंकि इसको लोग बोलते हैं रेखा कोण और एक रेखा पर कोण 180 अंश का ही बनता है, ठीक ना। अब उसके बाद कोण बीओसी दिया है, कोण बीओसी मेरे भाई, कोण बीओसी का मान 125 दिया है, 125 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ रख देंगे उसको। ये आएगा कोण डीओसी प्लस हो जाएगा 125 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री, हाई प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो कोण हो जाएगा डीओसी बराबर 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 125 डिग्री, घटाएंगे तो आएगा कोण डीओसी बराबर, घटाने पर ये बचेगा मेरे भाई 55 बचेगा। यही हमें निकालना था। एक तो हमको आंसर यहाँ पर मिल गया, ठीक है ना, एक मिल गया। अब उसके बाद इसकी बात कर रहा है, कोण सी वाले की बात कर रहा है, तो कोण सी निकालना है। यहाँ पर तो आपका ये 55 डिग्री आ गया, ये इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 55 डिग्री। अब देखिए ध्यान जरा, जो आपका ऊपर वाला त्रिभुज है, त्रिभुज इन ऊपर त्रिभुज में 2 कोण का मान पता है, इसका मान निकालना है तीसरे वाले का, सी वाले का। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देख लेते हैं यहाँ पर है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का लिखेंगे यहाँ पर क्या कि त्रिभुज के यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के कोणों के नियम से, त्रिभुज के कोणों के योग से, कोणों के योग से, और कोणों के योग से हमको क्या मिलेगा, देखिए ध्यान इधर, आपका ये कोण दिया है, इस कोण की बात करें मैं तो इस कोण को हम लोग कहेंगे बेटा कोण सीडीओ है, सीडीओ हम लोग पहले लेते हैं यहाँ पर है कोण सीडीओ प्लस, इसकी बात करेंगे तो कोण डीओसी हो जाएगा, कोण होगा हमारे पास डीओसी प्लस। इसकी बात करते हैं सी वाले की, तो ये आपका होगा कोण क्या हो जाएगा हमारे पास, कोण डीसीओ, ये हो जाएगा कोण हो जाएगा डीसीओ, और इसका मान 180 अंश क्या होता है बराबर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसी को यूज करना है तो कोण सीडीओ और कोण सीडीओ का मान दिया है 70 डिग्री, तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास 70 डिग्री प्लस कोण डीओसी का मान दिया है 55 डिग्री, तो जाएगा हमारे पास 55 डिग्री प्लस इसका मान तो निकालना है कोण डीसीओ बराबर जाएगा आपके पास 180 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो जरा देखिए ध्यान से कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 125 डिग्री हो जाएगा, 125 डिग्री प्लस हो जाएगा डीसीओ बराबर होगा 180 डिग्री, है ना। अब ये प्रश्न रहेगा माइनस में, तो होगा हमारे पास कोण डीसीओ
बराबर होगा 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 125 डिग्री। अब इसको घटा देंगे तो ये बचेगा 55 डिग्री। तो यहाँ पर आएगा कोण हो जाएगा DCO बराबर हो जाएगा आपके पास कितना 55 डिग्री। तो ये भी हमने निकाल लिया। दूसरा भी पॉइंट आपसे पूछा था, ये भी निकाल लिया हमने, क्योंकि आपसे DCO पूछ रहा था, ये निकल गया। और ये निकल गया, अभी एक बचा हुआ है OAB बचा हुआ है, OAB बचा हुआ है। कैसे इसको निकालेंगे? अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि जो ये त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप है। क्यों? ODC समरूप है त्रिभुज OBA ये बात कर रहा है आपसे। तो उसको लिखते हैं यहाँ पर है आपका, ये हो जाएगा, लिखेंगे इस चीज को यहाँ पर कि चूंकि हमारे पास ये दिया है, क्या दिया जरा गौर करिए, यहाँ पर ये दिया है चूंकि त्रिभुज ODC ये समरूप होगा त्रिभुज OBA, ये दिया हमारे पास है। चूंकि ये दिया लिख लेना यहाँ पर कि दिया है, ये दिया है हमारे पास है। और आपको पता है क्या कि जब जो है दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, क्योंकि हमें कोण सही लेके चलना है। संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। लेकिन मुझे यहाँ पर कोण से मतलब है तो मैं कोण की बात करूंगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कि अतः संगत कोण ऐसे लिखना पड़ेगा, अतः संगत कोण बराबर होंगे। थोड़ा लिख देते हैं बढ़िया से, अतः संगत कोण बराबर होंगे। अतः संगत कोण क्या होंगे मेरे भाई? बराबर होंगे। तो देखो ध्यान से यहाँ पर कौन किसके बराबर होगा आपका। हमें तो फिलहाल ए से बात करनी, और ए का संगत कोण दिख रहा है सी। यहाँ देखो सी का संगत कोण ए है, इसका मतलब ये है कि कोण ए जो है हमारे पास, इसका मान कोण सी के बराबर होगा। कोण ए की बात करूंगा तो ये हमारे पास आएगा कितना? OBA, बीच में लेना है हमको है। इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर है, कोण हमारे पास आएगा, कोण हो जाएगा OAB, ये लिख सकते हैं बराबर। इसकी बात करेंगे तो ये बीच लेना है, कोण DCO ले सकते हैं। तो हमारे पास आ गया कोण DCO, और कोण DCO का मान आ गया 55 अंश, तो ये भी आएगा 55 अंश। हमारे पास आएगा कोण OAB बराबर जाएगा आपके पास कितना? 55 डिग्री। बस यही तो हमें निकालना था। तीसरा पॉइंट ये मिल गया। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट हमको निकालने थे, 3 पॉइंट हमने निकाल लिए। ठीक मेरे भाई। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या कहता है इसको हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता क्या है। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। तो प्यारे साथियों, हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो बढ़िया से पढ़ना ताकि जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सा लेवल आपका टफ रहेगा। और अगर आप जो है समरूपता कसौटी को पढ़ लिया ढंग से, तीनों प्रमेय, तो सवालों को लगाने में बड़ा मजा आएगा, और हर एक कॉन्सेप्ट के आधार पे सवाल लगने वाले हैं, ठीक ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है और इसको कैसे लगाया जाएगा। ये कह रहा है क्या आपसे कि समलंब ABCD, जिसमें AB समांतर DC है, के विकर्ण AC तथा BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाए कि OA बटे में OC बराबर OB बटा OD है, ये दिखाना हमको है। तो इस चीज को दिखाने के लिए मुझे दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आपको मैंने 3 प्रमेय पढ़ाया था, उन तीनों में से कोई सी भी प्रमेय का प्रयोग करना पड़ सकता है। वो तो फिलहाल मैं सवाल को जब हल करूंगा तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। पहली बात ये कि इसका डायग्राम बनाया नहीं गया है, और इसका डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम तो लगेगा नहीं बनाने के बाद। तो बनाएंगे तब जाके डायग्राम कहीं ना कहीं लग पाएगा। चलिए आइए बनाते हैं। एक आपके पास समलंब है ABCD, बनाते हैं इसको भाई। हमारे पास एक समलंब हो गया। समलंब में क्या होता है कि एक छोटी भुजा होती है और एक बड़ी भुजा होती है। चलो ये मैंने बना दिया एक समलंब। समलंब हमारे पास हो गया मेरे भाई। इसका नाम देना है ABCD। तो मैं इसको कह दूं ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C, और मेरे भाई इस वाले को हम लोग कह देंगे D। चलो ये हो गया D हमारे पास। फिर कह रहा है क्या कि इसमें AB समांतर DC है। ये जो आपका AB है, AB ऊपर वाला, ये ऊपर वाला AB इस DC के समांतर है, ठीक है ना, इतनी बात बोल रहा है। फिर कह रहा है कि K विकर्ण AC, विकर्ण जो आपका A को मिलाएंगे C से तो पहला विकर्ण मिलेगा, तथा BD दूसरा विकर्ण मिलेगा BD आपको। तो हम लोग मिलाते हैं। कह रहा है क्या कि इसको मिलाएंगे पहले एक बार, इस वाले को,
एक मिलाएंगे सी से तो ई मिलेगा हमको। और कह रहा है कि एसी और बीडी, जो एसी और बीडी है ये परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब जहां पर ये काटेंगे उसका मैं नाम दूंगा मेरे भाई ओ नाम दे दूंगा, ओ, ये नाम तो मैंने दे दिया। अब उसके बाद जो खोज रहा कह रहा है क्या कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी है। मतलब ये हमको लाना है क्या कि ओ ए बटे में ओ सी, ओ ए बटे में ओ सी बराबर लाना है ओ बी बटे में लाना है ओ डी, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा क्या करें, आपके पास दो रास्ते हैं, आप चाहे तो त्रिभुज ए ओ बी ले लीजिए और एक जो है सी ओ डी ले लीजिए, या तो आप इसको और इसको लीजिएगा, इन दोनों त्रिभुजों को, या तो आप इस वाले को और इसको लीजिएगा। इसको लेंगे तभी त्रिभुज समरूप हो जाएगा, इसको लेंगे तभी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो समरूप करने के लिए आपको तीन प्रमेय पढ़ाए गए थे, उसी को बोला गया है समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए। लेकिन किस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा ये अभी आपको इसमें देखना पड़ेगा। तो फिलहाल मुझे ओ ए बटे में ओ सी लाना है और ओ बी बटे में ओ डी लाना है। तो मैं त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी की बात करते हैं, एक ऊपर वाले त्रिभुज की और एक नीचे वाले त्रिभुज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहां पर है, जरा देखिए ध्यान से। यहां पर हम लिखेंगे इस चीज को क्या कि सोल्यूशन में आपके पास जो चीज दिया है, क्या दिया हमारे पास है बेटा, देखते हैं यहां पर है आपके पास जो दिया है। पहली बात यह है कि सवाल में कि आपका ए बी समांतर डीसी है, ए बी समांतर डीसी है, इसको लिखते हैं यहां पर है, ये दिया है ए बी समांतर हो गया डीसी। और आप जानते हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, दो रेखाएं समांतर होती हैं, इसको जब कोई काटता है तो एक कोण यहां पर बनता है, एक कोण यहां पर बनता है, इसको लोग बोलते हैं एकांतर कोण। देखो ये और ये समांतर है, इसको कोई काट रहा है तो एक कोण आपका इधर बनेगा, ये कोण ए वाला इस कोण सी के बराबर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। ये भी काट रहा है तो ये कोण बी आपका कोण बी वो कोण डी के बराबर हो जाएगा, और इस कोण को हम लोग बोलेंगे एकांतर कोण, ठीक है ना, ये दिखाना हमको है। तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा, कोण ए बराबर होगा कोण सी, ये लिख लीजिएगा यहां पर, ये हो जाएगा कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी। एक क्यों बराबर है, क्योंकि आपका ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक ना। और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी, ये भी एकांतर कोण है, तो आएगा यहां पर कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा, और ये भी आपका एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया। इतनी चीजें हमको मिल गई, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लू, इसको समीकरण नंबर 2 मान लू, इतना हमारे पास है। और ये चीज मैं ए बी समांतर डीसी था तो मैंने इतना प्राप्त कर लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी की बात कर रहे हैं। लिखते हैं यहां पर है कि त्रिभुज, लिखेंगे यहां पर त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में बात किया जाए, इसी में बात करना है। और जब बात करेंगे देखेंगे यहां पर क्या कि इस वाले त्रिभुज में कोण ए कोण सी के बराबर दिख रहा है, जो कि समीकरण नंबर 1 से हमको मिल जाएगा। तो लिख लीजिएगा यहां पर क्या कि आपका कोण ए बराबर में कोण सी हमने लाया है, और ये कहां से हमको मिला मेरे भाई, समीकरण नंबर 1 से मिल जाएगा, ठीक है ना। और इस वाले त्रिभुज में कोण बी कोण डी के बराबर दिख रहा है, तो ये भी ले लो आप लोग। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास क्या, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी, और ये मिल जाएगा हमको समीकरण नंबर कहां से, 2 से, तो ये हो जाएगा समीकरण 2 से। चलिए अब आप ये जानते हैं कि जब दो त्रिभुज के संगत दो कोण केवल बराबर हो, केवल दो कोण बराबर हो, तभी त्रिभुज समरूप हो जाता है। ये मैंने प्रमेय पढ़ाया था कोण कोण समरूपता से। तो किसी त्रिभुज के जब दो ही कोण बराबर हो जाएं, संगत कोण बराबर हो जाएं, तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो इसका मतलब मैं कहूंगा यहां पर क्या कि अतः कोण कोण समरूपता से, दो कोण बराबर लिया गया है, अतः कोण कोण समरूपता से, और कोण कोण समरूपता से हम ये कहेंगे क्या, कोण कोण समरूपता से कहेंगे क्या कि त्रिभुज जो आपका ए बी सी है, सॉरी ए ओ बी था, त्रिभुज ए ओ बी ये समरूप है त्रिभुज किसके, सी ओ डी के। ये तो हमने प्रूफ कर, अभी तो ये हमने ला दिया। हमें तो एक्चुअली में लाना ये है कि ओ ए बटे में ओ सी बराबर ओ बी बटे में ओ डी, ये लाना है। तो समरूप मैंने दिखा दिया। अब आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं
तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना। त्रिभुज की खासियत होती है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो यहां पर इस लॉजिक हम लोग पूरा कर लेते हैं। लेकिन यहां पर क्या कि अतः संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अतः संगत यहां लिखना पड़ेगा, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये चीज आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ताकि एकदम पूरा क्लियरिटी रहे। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो भैया संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इस वाले त्रिभुज में आपका OA का संगत OC दिया है, तो OA बटे में हो जाएगा OC और OB बटे में हो जाएगा आपका OD, है ना। लिख लेते हैं, यहां पर है हमारे पास क्या जाएगा मेरे भाई, ये आएगा OA बटा हो जाएगा OC बराबर OB के बटे में जाएगा OD, ये हो जाएगा हमारे पास OB बटे में हो जाएगा OD। और हमें मेरे भाई यही प्रूफ करना था। तो काफी बढ़िया ये भी सवाल हमारे पास है, ठीक ना, ये भी बढ़िया सवाल है। हर एक सवाल आप लोगों के लिए बहुत जोरदार आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। देखिए जरा, तो प्यारे भाई हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म कर लिया है। अब हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 भी बढ़िया सवाल है और काफी इजी है। बस इसके कॉन्सेप्ट को एक बार समझेंगे तो मेरे ख्याल से सवाल आप लोगों का आसान हो जाएगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है, एक बार हम लोग सवाल को पढ़ेंगे तब जाके ये क्लियर हो पाएगा, ठीक ना। आइए जरा हम एक बार पढ़ते हैं सवाल को और फिर देखते हैं कि सवाल में हमारा क्या कहता है। पहले कह रहा है क्या कि आकृति में, ये आपके पास आकृति बनाई मैंने, डिजाइन बनाया हुआ है, डायग्राम बना हुआ है। इसमें कह रहा है कि QR बटे में QS, QR हमारा देखो ध्यान से, ये QR आपका पूरा यहां से लेकर के यहां तक है, ये QR है। QR के बटे में QS बोला है, QR के बटे में QS मतलब पहले बड़ी भुजा फिर छोटी भुजा, अनुपात उनका है। फिर बोल रहा है बराबर में है QT बटा PR, QT बटा PR, PR कहां गया, PR ये वाला है, QT बटे में आपका PR, इसकी बात कर रहा है। और साथ ही साथ कह रहा है कोण 1 बराबर में कोण 2। तब कह रहा है कि दर्शाए कि त्रिभुज PQS, PQ क्या, PQS की बात कर रहा है, PQS इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। ये समरूप होगा त्रिभुज TQR। मतलब ये हमारे पास कह रहा है क्या कि फिलहाल तो हमें कोण 1 बराबर में कोण 2 दे रखा है, इसका हमें प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, हमें इस वाली चीज का प्रयोग करना पड़ेगा कि जो आपका कोण 1 बराबर में कोण 2 दिया है, इसकी हम लोग बात करते हैं। और यहां पर कोण 1 दिया है, यहां पर कोण 2 दिया है ना। थोड़ा समय जो है इसको अलग से सॉल्व करता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज कुछ इस तरह से था, इसकी बात कर रहा हूं मैं, त्रिभुज QRP, इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, या PQR की बात कर रही है। तो PQR में यहां पर P लेते हैं हम लोग, है फिर ये Q हो जाएगा और ये हो जाएगा R। इसमें देखना आपने कि आप ये कोण 2 था और यहां पर कोण 1 था। अरे भाई मतलब इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है आपका, इस वाले त्रिभुज में हम लोग बात करेंगे, एक आपका हम लोग बात करेंगे इस वाले त्रिभुज PQ इसमें बात करनी है, PQ इसमें पूरा, इसमें हम लोग एग्जैक्ट चल रहे हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा ताकि एकदम क्लियर रहे इस वाले में। और आपका ये वाला रहेगा, बीच वाले की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान जरा, इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे अगर PQR में, और वो चीज मैंने यहां पर बना दी है PQR, यहां पर कोण 2 था 2 बना दिया, यहां पर कोण 1 था मैंने 1 बना दिया। तो आप जानते हैं कि जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो हम लोग एक प्रमेय पढ़े थे कि बराबर कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपस में बराबर होती है। मतलब इसके सामने PQ बराबर है किसके, PR के। ये प्रमेय हमने पढ़ा था, क्योंकि बराबर कोण के सामने वाली भुजा बराबर होती है। इसी लॉजिक का हमें इस्तेमाल करना है और सवाल हमारा लग जाएगा। देखिए ध्यान से, पहले तो मैं आपके पास जो सवाल में दिया था उसको उतारता हूं, यहां पर हूं, एकदम शांति से देखिएगा। बस सवाल में हमारे पास क्या क्या दिया है जरा गौर करिएगा। ये तो हमारे पास ये दिया है क्या कि जो अनुपात वाला है मान QR बटे में QS, ये लेते हैं हम लोग, है QR बटे में हो जाएगा हमारा QS, और बराबर में दिया है QT बटे में हो जाएगा हमारे पास PR। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, ये हमने मान लिया। अब उसके बाद आपके पास ये भी दिया है कोण 1 बराबर में कोण 2, ये लेते हैं यहां पर है, तो लिखना यहां पर तथा करके, तथा
आपके पास ये दिया है कि कोण 1 बराबर में हमारे पास दिया है कोण 2, और आप जानते हैं कि भुजा बराबर कोण है, कोण 1 बराबर में कोण 2 है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो बराबर कोण के सामने वाली भुजा भी आपस में बराबर होती है। इसका मतलब PQ बराबर में आपका PR होगा, ये कहना चाहता है। तो मैं लिखता हूं यहां पर क्या कि जो आपका PQ है, PQ इसके सामने ये, इसके सामने ये, मतलब कोण 1 के सामने आपका दिया है आपका PR दिया है, और कोण 2 के सामने आपका PQ दिया है। तो भैया पहले हम लोग कोण 1 की बात करते हैं। कोण 1 के सामने आपका PR है, तो हम लोग लेंगे यहाँ पर PR बराबर कोण 2 के सामने आपका PQ है, तो हो जाएगा हमारे पास PQ, है ना। और ये कहां से आता है? प्रमेय से, याद रखिएगा, क्योंकि बराबर कोण के सामने वाली भुजा भी बराबर होती है, ये चीज याद रखिएगा, बराबर कोण के सामने वाली भुजा भी बराबर होती है। आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, जहां पर इस समीकरण 1 में PR दे रखा है, PR, उस PR की जगह हम लोग मान रखेंगे PQ इस समीकरण 1 में रखेंगे। और जब रखेंगे तो क्या हमको मिलेगा? मैं इस वाले पार्ट को मिटा रहा हूं क्योंकि अब ये हमको आवश्यकता है नहीं, फिलहाल आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कोण 1 बराबर में कोण 2 था, तो मैंने भुजाओं को बराबर कैसे लिया। मिटा रहा हूं इस चीज को, देखिए ध्यान जरा। आइए हम लोग PR की जगह इस PQ को यहां रख देते हैं। रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जरा गौर करिएगा। लिख देंगे यहां पर क्या कि समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से हम क्या लेने वाले हैं, जरा गौर करिएगा। समीकरण 1 से हमको मिलेगा मेरे भाई QR बटे, सॉरी QR नहीं था, QR बटे में QS था, यहां पर मैं गलती कर दिया, QS हो गया। चलो QR बटे में हो जाएगा आपका QS बराबर, ऊपर था आपका QT बटे में आपका, जहां पर PR है उस PR की जगह हम रखेंगे PQ, तो ये आपके पास आएगा PQ, और कोष्टक में लिख देना यहां पर क्या कि PR बराबर में था हमारे पास PQ, ये मैंने मान यहां पर यूज किया है, ठीक ना, इस वाले मान को मैंने यहां पर यूज किया है। अब उसके बाद जो है आप मेरे भाई इस वाले को समीकरण नंबर 2 नाम दीजिएगा, जो आपका अनुपात ये वाला आया हमारे पास है, ठीक ना। हमें दिखाना है क्या कि त्रिभुज PQS मतलब इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, छोटे वाले त्रिभुज की बात हो रही है, और छोटा त्रिभुज समरूप हुआ किसके? TQR के बड़े त्रिभुज की बात हो रही है। तो इसको लेते हैं यहां पर, इन दोनों को समरूप दिखाते हैं। देखिए जरा ध्यान से, लिखेंगे यहां पर क्या कि त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज हो जाएगा हमारे पास TQR में, इसमें बात करनी है। तो भैया हम देख क्या रहे हैं कि अगर मैं PQS लेता हूं, इस त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज की, और TQR लेते हैं, तो दोनों में आपका कोण A उभयनिष्ठ हो रहा है। इस वाले में भी आपका कोण A आ रहा है, इस वाले में भी कोण आपका 1 आ रहा है, तो कोण 1 तो उभयनिष्ठ है। तो पहली बात तो हमको तो यही मिल जाएगा कि कोण 1 बराबर में, कोण 1 बराबर जाएगा कोण 1, और ये आपका उभयनिष्ठ है। ये क्या मेरे भाई आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद जरा देखिए ध्यान से, आपने कहा कि छोटे त्रिभुज में जो PQ है, PQ ये चीज ऐसे के लिए जाए कि आपका QR की बात कर रहे हैं, QR बड़े त्रिभुज में QR बटे में आपका दिया है QS, QR बटे में QS, QR आपका बड़े त्रिभुज के लिए, QS आपका छोटे त्रिभुज के लिए, और फिर लिखा है TQ, QT लिखा है, QT, और बटे में आपका PQ है, PQ है। चाहे आप इधर से इधर चलिए, चाहे इधर से बातें कही है, मतलब इसके बटे में QS और इसके बटे में PQ बराबर है, अनुपात यहां बराबर है, और इन भुजाओं के बीच का कोण भी बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 2 से आपका QR बटे में QS बराबर है आपका QT बटे में PQ, ये बराबर दिख रहा है। तो इसको लिख देना यहां पर क्या कि समीकरण 2 से लिखेंगे यहां पर क्या कि आपके पास दिया है QR बटे में दे दिया है हमारे पास QS बराबर में दिया है QT, और बटे में दिया है आपका PQ, और ये मान हमने कहां से लिया मेरे भाई? समीकरण नंबर 2 से। चलो समीकरण 2 हो गया यूज यहां पर। अब आप जानते हैं कि अगर दो त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, और एक उनके बीच का कोण बराबर हो, तो भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ये प्रमेय पढ़ा है आपने। तो यहां पर हम ये कहेंगे क्या, जरा गौर करिएगा कि अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से, लिखेंगे यहां पर क्या, अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से, और भुजा कोण भुजा
समरूपता से क्या हमको मिलने वाला, देखिए ध्यान से इधर, समरूपता से ये मिलेगा हमको मेरे भाई त्रिभुज आएगा क्या, पी क्यू एस, समरूप होगा त्रिभुज किसके, टी क्यू आर के, क्योंकि हमने जो है इस वाली शर्त को फॉलो कर दिया। तो आसानी से आपका ये प्रूफ हो गया। बहुत इसमें थोड़ा बहुत समझना था फिगर को लेकर के, और ये कुछ नई बातें आप लोगों के लिए है, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा बराबर होती है, और बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। ये क्लास 9th में आपने पढ़ लिया था। इसका मैंने यूज किया, ये बनाया, उसके बाद अनुपात दिखाया, और उसके बाद जिस त्रिभुज की बात हमें करनी थी उसमें देखा कौन कौन बराबर है। तो कोण एक बराबर कोण एक, ये दोनों में वैनिश था, और भुजाओं का अनुपात बराबर दे ही रखा है। तो जो दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर होता है उनके बीच का, तो त्रिभुज आपका समरूप हो जाता है भुजा कोण भुजा समरूपता से। ये चीज आपने सिद्ध कर ली। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो मैं इसको मिटाता हूं और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, ठीक है ना। देखिए जरा ध्यान से। तो प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म करने के बाद अब हम लोग आप पहुंचे 5 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये भी बहुत आसान सवाल है, क्योंकि यहाँ भी आपका समरूप दिखाने के लिए बोला है। तो समरूप दिखाने के लिए अब देखते हैं कि कौन सा कसौटी का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। देखिए पहले तो कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार है कि कोण पी बराबर आर टी एस है। आपके पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर। हम लोग पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर है। चलिए ये मैंने बनाया एक त्रिभुज मेरे भाई। त्रिभुज आपका बोल रहा है पी क्यू आर है। चलो ये बनाया पी, ये हो गया आपका क्यू, और ये हो गया हमारे पास क्या आर। ये हमारे पास त्रिभुज है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की बात कर रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, इसकी बात कर रहा है, एक पी आर पर और एक आपका क्यू आर पर, ये बोल रहा है हमसे, है ना। तो पी आर और क्यू आर की बात कर रहा है, तो पी आर और आपका क्यू आर, ये बोला हमसे है साफ साफ। हमसे बोला है क्या कि पी आर पर एस है और क्यू आर पर टी है। तो पी आर पर आपका यस है मेरे भाई। चलो ये बनाते हैं यहाँ पर, पी आर पर आपका यस है और क्यू आर पर टी है। क्यू आर पर आपका क्या है मेरे भाई, टी है। ये बोला है आपसे इतना, ठीक है ना। और फिर बोला है क्या कि कोण पी, मतलब ये जो कोण है आपका, ये कोण पी, ये कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के, आर टी एस के। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। आर टी एस मतलब यहां पर जो कोण बनेगा ये वाला कोण, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये चीज आपके प्रश्न में दे रखा है। हमें दिखाना है क्या कि कोण आर पी क्यू मतलब बड़े त्रिभुज की बात कर रहा है, समरूप है त्रिभुज आर टी एस के छोटे त्रिभुज की बात कर रहा है। अब एक बात तो यह याद रखिएगा कि बड़े वाले त्रिभुज में कोण आर, छोटे वाले में भी आपका कोण आर, दोनों में उभयनिष्ठ है। ये कोण आपका जो आर है मेरे भाई, ये उभयनिष्ठ है। और ये कोण पी मेरे भाई आपका कोण इसके बराबर है, टी वाले के बराबर है। और जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर जाते हैं, त्रिभुज समरूप बन जाता है। तो इसी का यूज कर रहा हूं मैं यहां पर। देखिए ध्यान जरा, आपके पास सवालों में जो पहले दिया उसको लिखते हैं यहां पर है। आपके पास सवालों में जो दिया है या डाइट करिए आप लोग। यहां पर त्रिभुज आर पी क्यू लीजिए। त्रिभुज हो जाएगा हमारे पास आर पी क्यू, तथा लेंगे हम लोग आपके पास त्रिभुज आर टी एस। त्रिभुज जाएगा हमारे पास आर टी एस में, इसी में बात करना है। इसमें जब बात करेंगे तो एक तो हमारे पास ये कि कोण आर बराबर में कोण आर, दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहा है हमको है। तो कोण आर बराबर आर लीजिए। कोण आर बराबर जाएगा कोण आर, और ये दोनों में आपका उभयनिष्ठ है, कॉमन है मेरे भाई। ये पहला हमने केस ले लिया यहाँ पर। चलो ये उभयनिष्ठ हो गया। और एक चीज और आपके पास है कि ये कोण पी कोण आर टी एस के बराबर है। तो लिख लेना यहाँ पर क्या, कोण पी बराबर में आपके पास दिया कोण आर टी एस, और ये आपके सवालों में दिया हुआ है। सवाल में आपके मेरे भाई दिया हुआ है। तो हम ये जानते हैं जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए, संगत कोण बराबर हो जाए, तो त्रिभुज समरूप हो जाता है कोण कोण समरूपता कसौटी से, है ना। तो लिखो यहां पर क्या कि अतः कोण कोण क्या मेरे भाई, अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से, अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से, या डाइट करो कोण कोण समरूपता से खत्म बवाल। कोण कोण समरूपता से क्या जाएगा, जो आपका त्रिभुज है आर पी क्यू,
ये समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज आर टी एस के, ये मिल जाएगा। और हमें मेरे भाई यही सिद्ध करना था, तो मेरे ख्याल से बहुत आसान और इजी सवाल था मेरे पास, ठीक ना, बहुत आसान सवाल था, तो इसको मैंने तो हल कर दिया। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि छठवां क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। मैं इसको मिटाता हूं, बहुत एकदम समझ लो नॉर्मल सवाल था, इसको मिटा के हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह क्या रहा है, ठीक है ना। देखिए जरा, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। 5 तो हमने खत्म कर लिया, 5 खत्म करने के बाद अब हम लोग 6 की शुरुआत करेंगे। 6 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कुछ नई बातें आई हैं। वो नई बातें क्या हैं, एक बार हम लोग सवाल को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या नई बातें हैं। कह रहा है क्या कि आकृति 6.37 में यहाँ पर आकृति बनाई है, इसका नाम जो है 6.37 है, ठीक ना। फिर कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी ई, क्या बात कर रहा है भाई, ए बी ए, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। थोड़ा सा मैं इसको घेर देता हूं ताकि और भी क्लियर हो जाए आपके। जैसे इसकी बात कर रहा है त्रिभुज आपका ए, ये वाला बात हो कर रहा है, यहां से लेकर के चला जाएगा बी पर, बी से आएगा हमारे मेरे भाई ई पर, ये वाला बात हो रही है, ई वाले पे बात हो रही है, चल रहे हम लोग ई तक, और ये पूरा घेरेगा हमारे पास ये वाला, इसकी बात हो रही है। मतलब ये कि त्रिभुज आपका ए बी ई की बात हो रही है, ए बी ई की बात हो रही है। और यहां पर सर्वांगसम की बात है, सर्वांगसम। अगर मान लीजिए आपका ऐसे बना है तो ये समरूप होता है, ये समरूप है, और अगर बराबर के ऊपर ऐसे बना गया है तो आपका ये सर्वांगसम होता है, सर्वांगसम। और यहां पर यही सिंबल दिया है सर्वांगसम का, बराबर के ऊपर यहां पर है, सर्वांगसम हो गया। और ये सर्वांगसम किसके, त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी की बात कर रहा है ना। तो इसको थोड़ा मैं डार्क कर दे रहा हूं, यहां पर त्रिभुज ए इसकी बात कर रहा है, ये पूरा यहां से लेकर के जाएगा हमारा पूरा ए सी डी, ए सी डी इसकी बात कर रहा है, ये पूरा ये वाला, ये पूरा ए सी डी की बात कर रहा है आपका, ए सी डी इसकी बात कर रहा है। तो सर्वांगसम ये दोनों है, एक इधर वाले की हम लोग बात कर लेंगे, एक इधर वाले की हम लोग बात कर लेंगे, ये दोनों सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि सभी भुजा बराबर हो और सभी कोण बराबर हो, ये सर्वांगसम का मतलब होता है। तो पहले हम लोग क्या करें, सर्वांगसम दिया इसका हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए ध्यान से, क्या क्या यूज होगा हमारे पास, कि आपके पास सवाल में ये दिया है, सोल्यूशन ये से स्टार्ट कर रहा हूं मेरे भाई। सोल्यूशन में क्या दिया हमारे पास, देखिए ध्यान से, आपके पास दिया त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, ये सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। और ये चीज आपके सवाल में मेरे भाई दिया है, मैं इसको ऊपर इधर यहां पर कि दिया है। चलो यहां तक तो हमने बात कर लिया। अब सर्वांगसम का मतलब होता है कि सभी कोण बराबर होंगे और सभी भुजाएं बराबर होंगी। हमें यहाँ पर कोण से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा देंगे, त्रिभुज ये वाला समरूप हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पर लेते क्या है कि अतः संगत कोण भुजाएं बराबर होंगी, केवल इसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कि अतः संगत भुजाएं, अतः संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत भुजाएं बराबर होंगी, ऐसे बराबर होंगे या बराबर होंगी, बात एक ही है। चलो यहां तक हमने बात कर ली। तो कौन कौन सी भुजा बराबर होगी जरा देखिए, इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो इसमें बड़ी भुजा आपकी ए बी है, इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो इसमें बड़ी भुजा आपकी ए सी है, तो ए बी बराबर होगा ए सी, ये ले लेते हैं पहले, ठीक ना, ये लेते हैं। तो हमारे पास आएगा क्या, ए बी बराबर में हो जाएगा आपका ए सी, और इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया जाए। दूसरे हम लोग बात करेंगे आपकी छोटी भुजा की बात करेंगे, तो छोटी भुजा जो है आपका इसमें ए दिया है और इस वाले में आपका एडी दिया है, तो ए बराबर हो जाएगा एडी, ये लेते हैं छोटी भुजा। तो भैया आएगा हमारे पास क्या, ए ई बराबर हो जाएगा आपका ए डी, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। फिलहाल तो हमें दो ही भुजा से काम चलाना है। हमने क्या किया है कि आपका ए बी बराबर में ए सी लिया है, और एक हमने लिया है ए बटे में एडी लिया, ए बराबर में एडी लिया है। आप चाहे तो इसको बीई बराबर में सीडी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे बीई बराबर में आप चाहें तो सीडी ले सकते हैं, लेकिन इससे हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे दो ही भुजा से काम चल जाएगा। जिस चीज को हमें सर्वांगसम दिखाना है, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए सी बी के, ए सी ए बी सी के, तो उसको दिखाने के लिए दो भुजा
हमारे पास काफी है, पर्याप्त इतना, ठीक ना। तो कैसे दिखाएंगे इस चीज को? उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करें कि भुजाओं का अनुपात पर दिखाना पड़ेगा बराबर। तो भुजाओं का अनुपात का मतलब ये होता है कि समीकरण 1 में 2 से भाग करेंगे तो ए बी बटे में ए ही आ जाएगा, भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा हमको। तो समीकरण 1 में 2 से हम लोग भाग कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा हमारे पास। लेकिन यहाँ पर क्या कि समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से, और 2 से हमको क्या मिलेंगे मेरे भाई, जरा देखिए ध्यान से। ये आएगा हमारे पास क्या, ए बी बटे में हो जाएगा ए ई, बराबर में हो जाएगा हमारे पास ए सी बटे में हो जाएगा ए डी। और ये समीकरण नंबर हम लोग मान लेते हैं 3, क्योंकि इसका हमें आगे इस्तेमाल करना है। अब आओ, जिन त्रिभुजों को समरूप दिखाना है उसकी हम लोग बात करते हैं, इसको लेते हैं हम लोग हैं। तो लेंगे पहले त्रिभुज हमारे पास ए डी ई, ये लेंगे, लिया जाए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज क्या मेरे भाई, त्रिभुज आ गया हमारे पास ए डी ई, तथा दूसरा हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज जाएगा हमारे पास ए बी सी में, इसी में बात करना है। तो देखिए ध्यान से, इधर एक आपके पास ए डी ई है, छोटा वाला त्रिभुज ऊपर सा छोटू वाला है, और एक ए बी सी है, बड़ा त्रिभुज है। तो छोटे वाले में आपका कोण ए आ रहा है, ये वाला कोण ए आ रहा है, बड़े वाले में भी कोण ए आ रहा है ना। तो कोण ए तो दोनों में घनिष्ठ है, ले लेना यहाँ पर है। तो हमको तो मिल जाएगा मेरे भाई कोण ए बराबर में हो जाएगा कोण ए। और ये बराबर क्यों है, क्योंकि आपका दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, ये दोनों त्रिभुजों में हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है भुजाओं का अनुपात, देखिए ध्यान जरा, ए बी बटे में ए डी दिख रहा है क्या आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है क्या? ए बी बटे में ए लिया गया है हम लोग, इसको मैं थोड़ा उल्टा करता हूं, ए डी बराबर में ए, ऐसे हो सकता है आपके पास, इसको पहले कर लीजिए, ए डी बराबर आप ए ही कर लीजिए, देखिए। और यहाँ पर हमारे पास आएगा ए बी बटे में हो जाएगा ए डी, और यहाँ पर जाएगा ए सी बटे में ए मिल जाएगा। देखो इधर कैसे आप ए बी के बटे में ए डी दिख रहे हैं, ए बी बटे में ए डी यहाँ पर दिख रहा है, और इसका मान बराबर है ए सी बटे में ए के, ए सी बटे में ए के। तो जब एक कोण बराबर हो और उनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो, त्रिभुज आपका भुजा कोण भुजा समरूपता है, समरूप हो जाएगा। अनुपात यहाँ पर दिया है और एक कोण बराबर मैंने ला दिया है, तो समीकरण 3 से दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर, इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर क्या कि आपका ए बी, जो आपका ए बी है, ए बी के बटे में हो जाएगा ए डी, बराबर आपके पास दिया है ए सी, और ये बटे में आएगा आपके पास ए ई, और ये आपका बराबर कहां से मैंने लिया है, समीकरण नंबर 3 से। इस बात का ध्यान रखना। तो जब मेरे भाई एक कोण बराबर हो और दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। लिखना यहाँ पर, अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या आएगा हमारे पास, अतः करके ऐसे, अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से। तो भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या मिलने वाला है अपन को, जरा देखिए ध्यान से इधर, भुजा कोण भुजा समरूपता से आएगा त्रिभुज ए डी ई, ये समरूप होगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के, और हमें यही सिद्ध करना था। तो थोड़ा सा मैंने कहा था आपसे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा मेरे भाई, बहुत इसमें 3-5 थोड़ा बहुत किया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक था सवाल ये आपका, है ना। कुछ नई बातें थी, जैसे यहाँ पर सर्वांगसम था, सॉरी यहाँ पे सर्वांगसम मेरे भाई, मैंने इसको सर्वांगसम लिखा भी नहीं, देखिए ये सर्वांगसम रहेगा, सर्वांगसम का सिंबल है। और सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि जिसकी सभी भुजा बराबर सभी कोण बराबर हो। फिलहाल तो यहाँ पर मुझे भुजा से मतलब था क्योंकि कोण बराबर ऑटोमेटिक हो जा रहा है यहाँ पर है, तो मैंने दो भुजा को लिया है, तो उसमें भाग किया तो ये मिला है, और जिसको समरूप दिखाना था उसमें एक कोण बराबर है और दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज समरूप हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 7 की ओर, लेकिन उस 7 वाले को हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफी टाइम ज्यादा हो गया है और मैं चाहता हूँ बच्चों को पढ़ाई में बोरियत महसूस ना हो, इसलिए हम लोग टाइम का ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं तो हम लोग 1 घंटे का ही क्लास लेते हैं, उससे अधिक क्लास नहीं लेते, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, इसलिए क्लास को 1 घंटा मैक्सिमम लेते हैं। कम हो चलेगा लेकिन 1 घंटे से अधिक ना हो, क्योंकि भैया थोड़ा क्लास में लेने के बाद बच्चे थोड़ा बोरियत महसूस करने लगते हैं। मैथ है ना ये,
इसलिए कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो। तो हम लोग मिलेंगे अगले सवाल में अगली वीडियो के साथ। तब तक सभी साथी से मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है, ठीक ना। काफ़ी दिनों से मेहनत की जा रही है लेकिन वीडियो मेरा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड जय हिंद, टाटा, बाय बाय।